बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मंसूर अली शाह जो है वो भी सोचता होगा कि उसने किस आस्तीन के सांप को वो इतना अर्सा पालता रहा है। आपको याद होगा कि उमर अता बंदियाल ने जब पंजाब असम्बली जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे तो 100 मोटो नोटिस लेके 7 रुकनी बेंच बनाया था। उसमें जो है मंसूर अली शाह भी शामिल था, जो काजी अमीन साहब थे वो भी शामिल थे और इसके अलावा कुछ और जजेस भी शामिल थे। तो यही मंसूर अली शाह साहब उमर अता बंदियाल को कमज़ोर करने के लिए और काजी फैज ईसा को रेस्क्यू करने के लिए उस 2 नंबर शबाज शरीफ की जाली हुकूमत जो इमरान खान को हटाकर वजूद में आई थी, उसको रेस्क्यू करने के लिए मंसूर अली शाह साहब ने अपना जो किरदार अदा किया, जिस तरह उमर अता बंदियाल को कमज़ोर किया। और जब पंजाब असम्बली इलेक्शन का फैसला आया, जब उमर अता बंदियाल ने उस वक्त फैसला दिया था कि 9 अप्रैल को पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराए जाए, तो मंसूर अली शाह ने बाकायदा इसके ऊपर डिटेल जजमेंट लिखी और अपने आप को बेंच से अलहदा किया। और बेंच से अलहदा करते वक्त उन्होंने साथ ये भी लिख दिया कि ये नोटिस ही गैर कानूनी है, आज को तो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ले ही नहीं सकती। तो आज मंसूर अली शाह को जरूर एहसास हो रहा होगा कि वो किस आस्तीन के सांप को पालता रहा है और उस आस्तीन के सांप ने जरूरत पड़ने पर मंसूर अली शाह को ही डस लिया है। और मंसूर अली शाह साहब जो है वो अब आज ये हालात है कि मंसूर अली शाह को रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं है। उस वक्त कादी साहब को तो रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन मंसूर अली शाह जो है वो अपने साथ 8 जजेस मिलाकर भी बेबस है। तो ये अब चाहे गलतियां सबसे हुई हैं, मंसूर अली शाह ने तराफ कर लिया है। हम बहसियत कानून का तालिब इल्म हम ये समझते हैं कि मंसूर अली शाह का राइट बनता है। वैसे राइट तो जस्टिस इजाजुल एहसन का बनता था, लेकिन जिस तरह इजाजुल एहसन से इस्तीफा लिया गया, जिस तरह जो है एक मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जब वो इस्तीफा दे चुके थे, जिस तरह जो है कादी फैज ईसा ने एक तासुब के साथ कार्रवाई की, मंसूर अली शाह उस कार्रवाई का भी हिस्सा था। तो मंसूर अली शाह साहब जरूर सोचते होंगे आप कि अभी वो किसके साथ किस आस्तीन के सांप को वो पालते रहे हैं। तो बहरहाल जनाब, अब जो मैंने आज की जो विलाग करना है वो मैंने ज़रा एमल वली साहब का किरदार के ऊपर मैंने डिस्कस करना है। और एमल वली और ख़ासतौर पर हमारी एम क्यू एम का खड़ी एम जनाब वो पार्टी है जिसने टोटल जो है वो 18 बंदे खड़े किए थे इलेक्शन में और सीटें उनको मिल गई हैं 20। तो अब उनको समझ नहीं आ रहा कि ये वाहिद पार्टी थी 8 फरवरी के इलेक्शन वाले दिन मुस्तफ़ा कमाल शाम को आकर पूरी कौम को खुशखबरी सुना रहे थे कि जनाब इलेक्शन हो गए, हम मुतमईन हैं। अभी नून लीग भी मुतमईन नहीं थी, अभी पीपल पार्टी मुतमईन नहीं थी, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल जो था वो मुतमईन हो गया था। तो अब इसको जिसने मुतमईन किया था तो इसने उस बंदे ने जो है वो इससे तमाम चीज़ें जो है वो उसको जिस तरह इलास्टिक की शलवार पहनाकर इसको भेजा हुआ है, जिस तरह जो है आईनी तरमीम के हक में ये वोट दे रहे हैं। कोई इनका अपना मुसवदा नहीं है। एक मुसवदा लेकर आए थे जनाब और मुसवदा उठाकर आजम नज़ीर तारड़ ने फेंक दिया, यानी इसको मैं कह सकता हूँ कि रद्दी की टोकरी में फेंक दिया आजम नज़ीर तारड़ ने। और ये जनाब खुश है और कह रहे हैं कि हम फिर भी वोट देंगे। और कोई इनके मेंबर कितने हैं कोई नहीं जानता। फरूक सतार कैसे बन गया, क्या हिसाब किताब था, मुस्तफ़ा कमाल किसको हरा के आया है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई वो नहीं है। पीपल पार्टी कहती है कि हमारे साथ धांधली हुई है और एम वाले जो है वो कह रहे हैं कि सिंध में हमारे साथ धांधली हुई है। इन धांधली जहाँ पर इनका अपना फ़ायदा है वहाँ पर जो है ये तमाम जो है इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पर इनको कोई नुकसान आ रहा हो तो ये चीज़ें जो है ये सारे इकट्ठे मिलकर बोलना शुरू कर देते हैं। तो एम की इस वक्त हैसियत ये है कि वो एक रबर स्टैम्प पार्टी है। कोई उसको इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में वो एक खिलौना है। इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह उसको यूज़ करे, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको इस्तेमाल करे और इस्तेमाल करके एस्टेब्लिशमेंट बार बार फेंक देती है, बाद में इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। आप आज की मिसाल ले लें, 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई है, तो मुझे बताइए कि जो एम का मुसवदा था जिसमें ये कह रहे थे कि कराची के जो इलेक्शन है आर्टिकल 239 में तरमीम चाहिए थी इनको और बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करना था, भाई वो कहाँ तक पहुँचा सिलसिला। अभी आईनी तरमीम हो रही थी तो आपने क्यों नहीं कराया, कराची के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं किया। अब कल को फिर ये आकर रोएंगे और फिर बाकायदा कल को जब इलेक्शन होंगे तो ये अपना एतराफ़ी गुनाह करेंगे अवाम के सामने, कहेंगे कि हम इसमें शरीक थे। यानी ये एक ऐसे अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं कि अवाम जो है वो भेड़ बकरियां हैं, जिस तरह इनको हाँ को अवाम जो है इनके पीछे चल पड़ेंगे। तो ये एम जो है कराची के अवाम को सोचना चाहिए कि कौन आपके मैंडेट का असल दुश्मन है, कौन आपके हकूक़ का असल दुश्मन है। और जो इनको जो 200-400 वोट जाकर दे भी आते हैं लोग, उनको भी सोचना चाहिए कि जनाब वोट आप चाहे ना दें, इन्होंने बन फिर भी जाना है एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। लेकिन जो इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया है, जो कम से कम अपने माजी का तो ख्याल रख लेते कि माजी में इनको एक मैंडेट देते था कराची, तो उस मैंडेट का भी इन्होंने ख्याल नहीं किया। और दूसरी तरफ जो हमारे मोहतरम एमल वली साहब हैं, उनके बारे में अभी उन्होंने मंसूर अली शाह साहब के साथ मैं उनको इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने पीटीआई के हक में बातें की और बड़े जिसे कहते हैं कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर अपने आप को साबित करने की कोशिश की और कहा कि 9 मई एक ड्रामा है, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। और आज ये हजूर वाला की ये
फरमाइश थी कि बाकायदा मिलिट्री कोर्ट्स बननी चाहिए, और फायज ईसा जैसे जजेस जो हैं उनको कौम की ज़रूरत है। तो यानी अब कौम को तो ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि ऐमन वली को ज़रूरत है। ये असल में इमरान खान ने इसको जब से शिकस्त दी थी, जब इमरान खान ने 8 हलकों में अकेले इलेक्शन लड़ा था और अकेले सबको शिकस्त दी थी, तो उस शिकस्त का असर जो है ना वो अभी तक इसके दिमाग पे मौजूद है, और ये वक्तन फ़वक्तन जो है वो इसको याद आता रहता है, जिस तरह से वो एक बदतरीन शिकस्त, उस शिकस्त के बाद ये आज तक इलेक्शन नहीं जीत सका। आज भी ये सेनेटर है, ये यानी इसकी अपनी ये हालात है कि ये अपने हलके में नहीं जा सकता, अपने हलके में इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकता, और ये बाकायदा एक जिसे कहते हैं कि एक बाईपास करके सेनेटर बन चुका है। तो ये और ये डिमांड इसकी चेक करें, ये कह रहा है कि मैंने मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए तरीके इंसाफ के लिए। और एक तरफ इसके जो दादा हजूर थे, जिसको मिलिट्री ने जो इस्टेब्लिशमेंट ने उसके साथ किया था, तो बजाय इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा होने के बजाय, चलिए इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ दें, इस्टेब्लिशमेंट का वर्ड वो भी पाकिस्तानी है, हम ये कह सकते हैं कि बजाय आइन और कानून के साथ खड़ा होने के, बजाय सिविलियन ट्रायल के साथ खड़ा होने के, जिस तरह ये डिमांड कर रहा था कल कि मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए, तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो शर्म से डूब मरने का मकाम है, और तो कोई इसमें मैं नहीं कह सकता कि ऐमन वली साहब जो है वो आखिर कहना क्या चाहते थे मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में, कि मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए, फायद जैसा जज होना चाहिए। कल को कोई जज आ गया, कल को कोई मंसूर अली शाह साहब अगर जिस तरह ये अभी जो तरमीम जो है ये चैलेंज होगी, तो मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो फिर जब आपके इंटर पार्टी इलेक्शन का जब सवाल आएगा, तो फिर पता चलेगा कि मंसूर अली शाह जैसा जज भी होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो आज क्योंकि जो चीज़ें इनको फेवर में जा रही हैं तो वो चीज़ें ठीक हैं, जो चीज़ें इनके खिलाफ जा रही हैं तो वो चीज़ें गलत है। लेकिन ये वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐमन वली साहब जो आज मिलिट्री कोर्ट के हक में बातें कर रहे हैं, तो कल हो सकता है इन्हीं मिलिट्री कोर्ट में ये घसीटे जा रहे हो, तो फिर उस वक्त ज़रा हम भी पूछेंगे कि जनाब ज़रा आप बताएं कि आप जो है वो फिर वो कहते हैं चंद कितना गुजारी रात में, तो फिर पता चलेगा उस वक्त के मिलिट्री कोर्ट्स में किस तरह का ट्रायल होता है और किस तरह आपको फिर सामना करना पड़ेगा चीज़ों का। तो नाज़रीन, ये इस वक्त इनका किरदार है, ये हमारे पार्लियामेंटेरियन है, हमारी खैबर पख्तूनख्वा की 4 सदर की आवाम को सोचना चाहिए कि वो किन को जाकर वोट देते हैं और वो कौन जो है वो किस तरह इनकी नुमाइंदगी करते हैं आगे जाके। तो ये देखते हैं जनाब। अलबत्ता एक खबर ये है कि इनका मुसवदा भी जो है MQM की तरह आजम नज़ीर तारा ने उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। पहले पहले यही खबर बोल्ड न्यूज़ ने ब्रेक की थी कि इनका मुसवदा ड्रॉप हो गया है, यानी ये खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी चेंज नहीं करा सके। इनकी ये हालत है कि इनका एक मुसवदे के ऊपर मौलाना के वोट थे, मौलाना ने अपना काम करा लिया। इनकी तो ये हालत थी कि ये अपना एक पॉइंट भी नहीं ऐड करा सके आईनी तरमीम में। तो ये पता नहीं किस तरह से आईनी तरमीम का क्रेडिट ले रहे हैं। तो देखते हैं जनाब। और अभी फ़िलहाल जो खबर आ रही है कि आईनी तरमीम चैलेंज होगी, और ये सुप्रीम कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ये चैलेंज होगी। तो हो सकता है कि हाई कोर्ट जो है या जो ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसका किरदार इस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त होगा, और ख़ास तौर पर जस्टिस याहिया अफरीदी का किरदार, तो उसको हम देखेंगे कि याहिया अफरीदी साहब किस तरह अपना किरदार निभाते हैं। तो क्योंकि चीफ जस्टिस उन्होंने बनना है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना काफ़ी है। मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।